नमस्कार, मैं दिव्या। डेली यूपी में आपका स्वागत है। आज 21 अक्टूबर दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। इस क्षेत्र में योगी सरकार महिलाओं को दे रही 30% आरक्षण। अब चतुर्थ श्रेणी के पदों पर 12वीं से ज्यादा पढ़े लिखे युवा होंगे रिजर्व। गाजियाबाद में देश की पहली रैपिड रेल नमो भारत को मिली हरी झंडी। आज से आम लोगों के लिए ट्रेन हुई शुरू। यूपी के इन स्टेशनों पर QR कोड स्कैन करते ही मिल जाएंगे जनरल टिकट। इंडिया गठबंधन में दरार। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर लगाए विश्वासघात के आरोप। चलिए अब बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अधीन विभिन्न पदों पर निकली भर्ती। भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अधीन गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय ने लॉ, फाइनेंशियल एनालिसिस या फॉरेंसिक ऑडिट, बैंकिंग और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन विभागों में कुल 91 सीनियर कंसल्टेंट, जूनियर कंसल्टेंट और यंग प्रोफेशनल के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट sfio.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 नवंबर 2023 है। इसमें उम्मीदवार की अधिकतम आयु 65 वर्ष निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों की योग्यता से संबंधित अधिक जानकारी के लिए या अन्य किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं। इस क्षेत्र में योगी सरकार महिलाओं को 30% दे रही आरक्षण। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जहां सीएम भी शामिल हुए। इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए महिलाओं के हित में एक बड़ा ऐलान उन्होंने किया है, जहां उन्होंने यूपी पुलिस में महिलाओं को 30% तक आरक्षण देने की बात कही है। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में 2017 से पहले अराजकता का माहौल रहता था, बहन बेटी असुरक्षित महसूस करती थी, लेकिन भाजपा सरकार के आने के बाद अब महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं। बरेली जिले में नोएडा के तर्ज पर विकसित होगी कॉलोनी। इस दिन किसानों को मिलेगा मुआवजा। बरेली के सीबीगंज में आवास विकास परिषद आवासीय योजना को विकसित करने के लिए योजना बना रहा, जिसके तहत फसल का मुआवजा 5000 एकड़ प्रति एकड़ की दर से देने की तैयारी की जा रही। इसके अलावा प्लॉट भी किसानों को आवंटित किए जाएंगे। बता दें कि पूरे 1 वर्ष बाद आवास विकास परिषद की परसा खेरा आवासीय योजना की प्रक्रिया तेज हुई है। मिली जानकारी के अनुसार प्लॉट मिलने तक 5000 रुपए प्रति एकड़ प्रति माह की दर से मुआवजा मिलते रहेंगे। जिन किसानों और परिषद के बीच अनुबंध हो चुके हैं, किसानों के खाते में इसकी पहली किस्त दिवाली तक आने की उम्मीद है। साथ ही नोएडा के तर्ज पर प्रस्तावित कॉलोनी बनवाई जाएगी। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 2008 में 60 साल की मोर्चाबंदी के बाद पाकिस्तान और भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित कश्मीर के बीच एक व्यापार मार्ग शुरू किया गया था। आज के दिन विश्व आयोडीन अल्पता दिवस मनाते हैं। आज के दिन राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस स्मृति दिवस मनाते हैं। आज के दिन वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत के अंतिम सरकार की घोषणा की। आजम खान और उनके परिवार के जेल पहुंचते ही जौहर यूनिवर्सिटी की जांच के लिए पहुंचा आयकर विभाग। आयकर विभाग की टीम सपा नेता आजम खान और उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम के जेल जाने के बाद जौहर यूनिवर्सिटी में एक बार फिर से जांच के लिए पहुंचा है। जांच के दौरान यूनिवर्सिटी परिसर के हर दस्तावेज और अन्य चीजों को काफी बारीकी तरीके से खंगाला गया। बता दें कि यह कार्रवाई कर चोरी के आरोप के आधार पर की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार यूनिवर्सिटी के अंदर जो भवन बनकर तैयार हुए और उनकी जो कीमत बताई जा रही है, उससे उन भवनों की कीमत कई गुना अधिक है। अब चतुर्थ श्रेणी के पदों पर 12वीं से ज्यादा पढ़े लिखे युवा होंगे रिजेक्ट। आउटसोर्सिंग से होने वाले कर्मचारियों के भर्ती व्यवस्था में प्रदेश सरकार बड़े बदलाव की तैयारी में है। अब उच्चतम शैक्षिक योग्यता 12वीं पास चतुर्थ श्रेणी के पदों पर होनी चाहिए। इस पद के लिए जिन्होंने स्नातक, MA और उच्च डिग्री हासिल कर रखा है, वे आवेदन नहीं कर पाएंगे। अब समान पदनाम, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता और न्यूनतम मानदेय समान प्रकृति के कामों के लिए तय किए जाएंगे। आउटसोर्सिंग के जरिए कार्मिकों के सेवाओं में रखे जाने की व्यवस्था प्रदेश के सरकारी विभागों और उनके अधीनस्थ संस्थानों में रखे जाने की व्यवस्था है। इससे पहले शोषण व उत्पीड़न की शिकायतें काफी समय से कर्मचारी संगठन आउटसोर्सिंग से रखे जाने वाले कर्मियों के आ रहे थे। हालांकि इस व्यवस्था में सुधार करने के निर्देश सीएम योगी द्वारा दिए गए। जल आपूर्ति की समस्या के जिम्मेदार अधिकारियों को लेकर कोर्ट ने डीएम को दिए ये आदेश। अल्लाहपुर के तिलक नगर इलाके में जल आपूर्ति की समस्या के जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों को चिन्हित कर कार्रवाई करने के निर्देश इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। कोर्ट द्वारा डीएम को आदेश देते हुए कहा गया है कि वे इस मामले में जांच करें, जिम्मेदार कर्मचारी को चिन्हित करें और भविष्य में ऐसी समस्या ना खड़ी हो, इसे भी सुनिश्चित करें। वहीं इस मामले को लेकर डीएम द्वारा बताया गया था कि जल आपूर्ति की समस्या का बुधवार के सामने निस्तारण कर दिया गया। इस दौरान डीएम द्वारा आश्वासन देते हुए कहा गया कि भविष्य में इस तरह की होने वाली समस्या पर ध्यान दिया जाएगा। डीएम के इस जवाब पर कोर्ट भी संतुष्ट होती नजर आई। आगे याचिका का निस्तारण कर दिया गया। उत्तर प्रदेश बर्थडे में आज हम बात करेंगे मुजफ्फर अली के बारे में। ये पेशे से एक भारतीय फिल्म निर्माता
फैशन डिजाइनर, कवि, कलाकार, सांस्कृतिक पुनरुत्थानवादी और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 21 अक्टूबर वर्ष 1944 में हुआ था। ये अवध में कोटवाड़ा रियासत के शासक राजा सैयद साजिद हुसैन अली के सबसे बड़े बेटे थे। इनकी पहली फिल्म गमन और उमराव जान थी, जो वर्ष 1978 और वर्ष 1981 में आई थी। अपने सराहनीय कार्यों की वजह से ये कई पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके हैं, जिनमें पद्मश्री, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल है। ये दोनों ही पुरस्कार इन्हें गमन और उमराव जान के लिए मिले थे। निर्माणाधीन आगरा मेट्रो स्टेशन का जायजा लेने पहुंची टीम, 2 साल में कार्य पूरा होने का तय है लक्ष्य। आगरा में निर्माणाधीन मेट्रो स्टेशन का जायजा लेने यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक पहुंची थी। इस दौरान टीम ने भूमिगत स्टेशन और दूसरे कॉरिडोर के प्रस्तावित रूट का निरीक्षण किया। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल निगम के अधिकारियों से टीम द्वारा रिपोर्ट की मांग भी की गई है। वहीं ताजमहल मेट्रो स्टेशन और आगरा कोर्ट में भूमिगत स्टेशन के निर्माण कार्य को देखते हुए टीम द्वारा पूछा गया कि कब तक यह कार्य पूरा हो जाएगा। इसके अलावा टीम ने आगरा कैंट से कालिंदी विहार तक बनने वाले दूसरे कॉरिडोर का स्तरीय भ्रमण करते हुए इसके टेंडर की जानकारी भी ली। इस मेट्रो परियोजना को लेकर यूपीएमआरसी के एमडी सुशील कुमार द्वारा बताया गया कि मेट्रो परियोजना को पूरा करने में 4 साल का समय लगता है, लेकिन तेज गति से कार्य होने के कारण इसे 2 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। गाजियाबाद में देश के पहले रैपिड रेल नमो भारत को मिली हरी झंडी। आज से आम लोगों के लिए ट्रेन होगी शुरू। देश के पहले रैपिड रेल नमो भारत के 17 किलोमीटर लंबे पहले खंड को गाजियाबाद में हरी झंडी दिखाकर पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के दौरान केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ साथ राज्यपाल आनंदीबेन भी मौजूद रहे। उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने स्टेशन स्टाफ से बातचीत करने के साथ ही बच्चों के साथ रेल की यात्रा भी पूरी की। बता दें कि इस ट्रेन में कई तरह की आधुनिक सुविधाएं भी मौजूद हैं। आज से यह ट्रेन आम लोगों के लिए शुरू किए जा चुके हैं। जून 2025 तक दिल्ली मेरठ तक पूरे 82.15 किलोमीटर लंबे दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS को चालू करने की योजना बनाई गई है। लखनऊ के इस क्षेत्र में 481 लोगों के आशियाने पर चलेगा बुलडोजर। लखनऊ में इंदिरा नगर के मुंशी पुलिया मेट्रो स्टेशन के पास प्राइम लोकेशन पर बने मकानों, दुकानों को आवास विकास परिषद अधिग्रहित कर ध्वस्त करने की योजना बना रहा। इस अधिग्रहण के बाद इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बंगले, कोठियां, मकान और दुकान ध्वस्त करने की तैयारी है। ऐसी खबर मिली है कि जल्दी बुलडोजर की कार्रवाई राजकीय कॉलोनी समेत कुल 481 लोगों के आशियाने पर किए जाएंगे। फिर यहां आवास विकास, अपार्टमेंट और मॉल बनाने की तैयारी करेगा। उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज। चलिए अब जानते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम के मिजाज के बारे में। मौसम विभाग के अनुसार पूरे उत्तर प्रदेश में मौसम संभवतः शुष्क रहेगा। मौसम को लेकर विभाग की तरफ से किसी प्रकार की चेतावनी जारी नहीं की गई है। हालांकि सुबह और रात के समय हल्के ठंड और दोपहर में तीखी धूप का सिलसिला शुरू हो चुका है। तापमान लगभग 18 डिग्री तक पहुंच चुका है। प्रदेश में बुखार के बढ़ते जा रहे मरीज। बुखार की वजह का पता नहीं लगा पा रहे हैं डॉक्टर। इस सीजन में लगातार बुखार के मामले प्रदेश में बढ़ते ही जा रहे हैं। जांच के दौरान डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, चिकनगुनिया जैसे किसी भी बीमारी की पुष्टि नहीं हो पा रही है। चिंताजनक बात तो यह है कि बुखार से पीड़ित मरीजों पर दवाओं का भी कोई असर नहीं हो रहा। लखनऊ के निजी और सरकारी अस्पतालों में कुल 800 से भी ज्यादा बुखार के मरीज भर्ती हुए हैं, लेकिन लगभग सभी लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव ही आ रही। ऐसे में बुखार किस वजह से हो रहा है, इस बात का पता करना डॉक्टरों के लिए थोड़ा मुश्किल होता जा रहा। लेकिन राहत की बात यह है कि अधिकतर बुखार से पीड़ित मरीजों को डॉक्टर द्वारा खतरे से बाहर बताया गया है। यूपी के इन जिलों में किडनी मरीजों के लिए अस्पतालों से खुलेंगे डायलिसिस यूनिट। प्रदेश के 11 अस्पतालों के लिए वित्तीय स्वीकृति यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के निर्देश पर प्रदान की गई है। इन स्वीकृति में धनराशि से किडनी मरीजों के लिए लखनऊ, वाराणसी और गोरखपुर के अस्पतालों में डायलिसिस यूनिट खोले जाएंगे। साथ ही ब्लड बैंक की स्थापना भी इन जिलों के 3 अस्पतालों में की जाएंगी। ब्रजेश पाठक द्वारा निर्देश देते हुए कहा गया है कि अधिकारी तय समय पर काम करें। ब्रजेश पाठक द्वारा बताया गया कि सरकारी अस्पतालों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। यूपी के इन स्टेशनों पर QR कोड स्कैन करते ही मिल जाएंगे जनरल टिकट। अब रेलवे स्टेशनों पर लंबी लाइन से परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब जनरल टिकट आपके फोन में रेलवे स्टेशन पर QR कोड स्कैन करते ही आ जाएगा। इसके बाद यात्री कहीं से भी इसकी प्रिंट निकलवा सकते हैं। इसकी सुविधा यात्रियों को UTS ऑन मोबाइल ऐप पर मिलेगी। मुरादाबाद समेत 12 स्टेशनों पर यह सुविधा शुरू की जा चुकी है, जिनमें देहरादून, हरिद्वार, बरेली, हरदोई, रुड़की, शाहजहांपुर, अमरोहा, चंदौसी, हापुड़, रामपुर और नजीबाबाद शामिल। उत्तर प्रदेश पर्यटन में आज हम बात करेंगे दोहरी घाट मऊ के बारे में। यह उत्तर प्रदेश राज्य के मऊ जिले में स्थित एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यह घाट घाघरा नदी के किनारे बना है, जो देखने में बेहद ही खूबसूरत लगता है। घाट के किनारे आपको कई मंदिर के दर्शन भी करने को मिल जाएंगे। इस घाट पर आप बोट राइड का आनंद भी ले सकते हैं। इसके अलावा हर साल यहाँ मेला भी लगता है, जहाँ भारी संख्या में भीड़ जुटती है।
यहाँ से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के नज़ारे बड़े ही आकर्षक लगते हैं। यहाँ आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। राशन कार्ड के जरिए आयुष्मान योजना से लोगों को जोड़ेगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार आयुष्मान योजना के जरिए लोगों को स्वास्थ्य योजना की मिल रही सुविधा से जोड़ने का प्रयास कर रही। लोगों को आयुष्मान योजना से राशन कार्ड के जरिए जोड़ने के प्रयास किए जाएंगे। बता दें कि प्रदेश में कुल 3.19 करोड़ पात्र घरेलू राशन कार्ड धारक है, जिनमें से कुल 13.74 करोड़ लोगों को इसका लाभ जल्द ही देना शुरू कर दिया जाएगा। बता दें कि इस योजना के तहत पात्रों को हर वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जाएगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले मैच से बाहर हो सकते हैं हार्दिक पांड्या। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले मैच में इंडियन टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या बाहर हो सकते हैं। दरअसल बांग्लादेश के साथ हो रहे मैच के दौरान गेंदबाजी करते हुए वे चोटिल हो गए थे, जिस वजह से उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा था। हार्दिक पांड्या के बाएं पैर में काफी तेज चोट के कारण वे मैदान में काफी दर्द में भी नजर आ रहे थे, जिस वजह से दोबारा फील्ड में नहीं आ पाए। इंडिया गठबंधन में दरार, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर लगाए विश्वघात के आरोप। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ के बयान पर नदारद होते नजर आए। अब कमलनाथ के बयान को लेकर उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए हैं। अगर पता होता कि कांग्रेस विधानसभा में गठबंधन नहीं करेगी तो हम कभी उनका फोन नहीं उठाते। आगे उन्होंने कहा कि मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार कांग्रेस को दूसरे दलों को साथ लेने में क्या परेशानी है। किसी दल में ताकत या हैसियत है तो उसको साथ लेना चाहिए। अमेठी के रेलवे स्टेशनों के नाम देवी मंदिरों के नाम पर करने की स्मृति ईरानी ने की मांग। अमेठी के रेलवे स्टेशनों के नाम देवी मंदिरों और स्थानीय महापुरुषों के नाम पर करने के लिए गृह मंत्री और रेल मंत्री को अमेठी की बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी द्वारा पत्र लिखा गया है। बता दें कि इस बात की सूचना स्वयं स्मृति ईरानी की प्रतिनिधि ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके दी है। मालूम हो कि उत्तर प्रदेश में कई जगहों के नाम बदलने का मुद्दा एक समय में काफी गर्म था। एक बार फिर से जगहों के नाम बदलने के आवाज स्मृति ईरानी द्वारा उठाए गए हैं। काम की बात में आज हम जानेंगे आधार कार्ड से जुड़े इस नए फ्रॉड के बारे में। इस डिजिटल युग में आए दिन फाइनेंशियल फ्रॉड से जुड़े मामले देखने को मिलते हैं। अब इस फाइनेंशियल फ्रॉड में आधार कार्ड के इस्तेमाल से भी लोग आसानी से स्कैम को अंजाम दे रहे हैं। दरअसल इस बात का खुलासा भी हाल में ही IIT कानपुर द्वारा किया गया है। इसके अनुसार जो भी वित्तीय फ्रॉड की शिकायत मिली थी उनमें सबसे अधिक फ्रॉड डिजिटल बैंकिंग और UPI पेमेंट से जुड़े हुए थे। अब ये साइबर क्रिमिनल्स नए पैतरे में अभी हाल में ही लॉन्च हुए इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम में मौजूद फॉल्ट के जरिए लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें जिसे टारगेट किया गया उसके पास किसी प्रकार का OTP लिंक या ईमेल भी नहीं पहुंचता है। ये आधार कार्ड के बायोमेट्रिक डिटेल्स की मदद से एक्सेस कर लेते हैं और आपके अकाउंट की आसानी से खाली कर देंगे। और जब आपके अकाउंट खाली होंगे तब AEPS स्कैम के कारण आपके बैंक अकाउंट से पैसे कटने के किसी तरह के मैसेज भी आपको रिसीव नहीं हो पाएंगे। 36 साल पुराने सामूहिक नरसंहार मामले में ब्रिजेश सिंह के खिलाफ दाखिल अर्जी पर सुनवाई शुरू। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में आज से 36 साल पहले के सामूहिक नरसंहार के मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माफिया ब्रिजेश सिंह के खिलाफ दाखिल अर्जी पर सुनवाई की है। दरअसल हीरावती नाम की महिला द्वारा वाराणसी कोर्ट में फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। हीरावती नाम की इस महिला का पक्ष को हाई कोर्ट में अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय द्वारा रखा जा रहा है, जहां उन्होंने दलील देते हुए कहा कि हत्याकांड के चश्मदीद गवाह मौजूद होने के बावजूद पुलिस आरोपियों को सजा दिलाने में नाकाम रही। मेरठ के अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुआ धमाका। मेरठ के अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाके की खबर सामने आई है। इस धमाके के दौरान 5 कर्मचारियों की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी गौरव गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा दावा करते हुए बताया गया कि प्लास्टिक फैक्ट्री में टॉय गन के पैलेट तैयार होते थे, उसके लिए रखे हुए केमिकल से ही धमाका हुआ है। वहीं इनमें से एक कर्मचारी बिहार के भी थे। इनके परिजनों द्वारा आरोप लगाया गया है कि गौरव गुप्ता पटाखे बनवा रहा था। फोन पर कर्मचारियों ने अपने स्वजन को इसकी जानकारी भी दी थी। धमकी दी गई कि बीच में काम छोड़कर गए तो चोरी के आरोप में जेल भिजवा देंगे। वाराणसी नगर निगम के जोनल कार्यालयों में दाखिल खारिज के नाम पर चल रहा खेल। दाखिल खारिज के नाम पर वाराणसी नगर निगम के जोनल कार्यालयों में खेल चल रहा। इस खेल में जोन नामांतरण की फाइल्स को गायब किया जा रहा और भवन स्वामियों को बेवजह दोहराने का काम हो रहा है। इस लापरवाही को देखते हुए नगर आयुक्त सीपू गिरी ने लापरवाही के आरोप में आदमपुर जोनल अधिकारी शिखा मौर्य को 2 दिनों में स्पष्टीकरण मांगा। टेक ज्ञान में आज हम जानेंगे व्हाट्सएप के इस नए वॉइस नोट्स फीचर के बारे में। हमें से कई लोगों के लिए सोशल मीडिया का व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म बात करने का सबसे प्रमुख जरिया बन चुका है। व्हाट्सएप भी अपने यूजर्स की सुविधा के लिए कई तरह के बदलाव करता रहता है। अब एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म पर एक नया फीचर रोल आउट हुआ है, जिसमें अब व्हाट्सएप पर व्यू वंस मोड का ऑप्शन अब वॉइस नोट्स के साथ भी देखने को मिलेगा। दरअसल इस बात की जानकारी हमें WA बीटा इन्फो के तरफ से मिली है, जहां बताया गया कि व्हाट्सएप अपने यूजर्स के लिए एक नया फीचर ला रहा जो यूजर्स को व्यू वंस मोड के वॉइस मैसेज भेजने देता है। मिली जानकारी के अनुसार इस फीचर को एंड्रॉइड
और iOS बीटा टेस्टर्स के लिए उपलब्ध करवाया जा रहा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अब हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसका जवाब बताएंगे जो कि स्टेट, पीसीएस, पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किस राज्य के डंपा टाइगर रिजर्व में टॉड की नई प्रजाति खोजी गई है? ऑप्शन ए है मिजोरम, ऑप्शन बी है नागालैंड, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर है मिजोरम। हाल ही में किसको 3री बटालियन को प्रेसिडेंट्स कॉलर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है मद्रास रेजिमेंट, ऑप्शन बी है पंजाब रेजिमेंट, ऑप्शन सी है नागा रेजिमेंट, ऑप्शन डी है सिख रेजिमेंट। इसका सही उत्तर है नागा रेजिमेंट। हाल ही में किसको संयुक्त राज्य में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है अरिंदम बागची, ऑप्शन बी है रुचिरा कंबोज, ऑप्शन सी है एस जयशंकर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है अरिंदम बागची। सुर सरोवर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है मथुरा, ऑप्शन बी है आगरा, ऑप्शन सी है कानपुर, ऑप्शन डी है इलाहाबाद। इसका सही उत्तर है आगरा। राज्य में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 9। इसका सही उत्तर है 4। सवाल जवाब के दौर अब समाप्त होते हैं। आप में से कितने लोगों ने हमारे सवाल का सही जवाब दिया, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो के अंत में हम उनका नाम जरूर लेंगे। उत्तर प्रदेश के तमाम खबरसार बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, आप उत्तर प्रदेश के जिस भी क्षेत्र से देख रहे हैं उस क्षेत्र का नाम हमें हमारे कॉमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।